Heart attack. Heart attack. Heart attack. The heart attacks. Heart attack. Heart attack. और दोस्तों आज हम स्वागत करते हैं हमारे इनर वाइब्स के अंदर गुजरात के जाने माने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर धवल नाइक सर को। हर चेस्ट पेन जैसे आपने बताया कि हार्ट का नहीं होता, तो वैसे क्या क्या अलग अलग पेन हो सकते हैं चेस्ट के, यानी अदर देन हार्ट? तो शरीर के ऊपर के भाग में होता हुआ कोई भी पेन हृदय का हो सकता है। वो एसिडिटी का पेन हो या लेफ्ट साइड चेस्ट में, राइट साइड चेस्ट में, लेफ्ट साइड हैंड में, लेफ्ट राइट हैंड में, या गले के अंदर पीछे, या इवन दांत का जो दर्द होता है वो भी हृदय के साथ रिलेटेड हो सकता है। लेकिन एक्सट्रीम केस के अंदर कभी कभी साइलेंट अटैक भी आ सकता है। लेकिन एक जिंदा इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट करना, ये अपने आप में यानी सुनने के बाद भी डर लग रहा है कि वो कैसे हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है। वो टाइम पे एक हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको कम से कम 40 से 50 फोन कॉल्स करने पड़ते थे। जब मैंने पहला ग्रीन कॉरिडोर बनाया था तो मैंने रास्ते में 2 घंटे खड़े रह के सब पुलिस वालों से बात करके उसको कोऑर्डिनेट किया था। कि बाकी जो प्रोफेशन है ना, उसमें जो स्ट्रेस लेवल है उससे कई ज़्यादा डॉक्टर रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल, हाँ, लॉयर, केस हार गया तो हार गया, कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर हार गया तो। सो हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर एक पेशेंट का काउंसलिंग अलग होता है और हर एक पेशेंट की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से छोटी मोटी अलग होती है। वैसे हमने ऐसे देखा है कि लोग जिम जाते हैं, फिर वो डाइट फॉलो करते हैं और बाहर से फिट भी दिखते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ड्यूरिंग द जिम वहीं पे उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे यानी यंग एज में सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आदमी को अपना दिमाग मारता है। अगर मैं किसी के गले में बोर्ड लटका दूं कि मेरी हृदय की धमनियों में ब्लॉकेजेस है और मैं रास्ते पे निकलूं तो मेरे को बहुत सारे लोग मिलेंगे, बराबर। उसमें से एक डॉक्टर होगा, लेकिन कोई वो जड़ी बूटी वाला भी होगा, कोई वो दोरा धागा वाला भी होगा, कोई किसी को सुबह पानी वो पिलाने वाला भी होगा, कोई घर में कुछ चेंज कराने वास्तु वाला भी होगा। सब लोग क्लेम करते हैं कि मैं ये ब्लॉक निकाल दूंगा। अटैक कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है और कितनी भी मात्रा में आ सकता है। शरीर को मालूम पड़ जाता है कि कहीं पे डैमेज हो रहा है, इसलिए शरीर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब अचानक होता है, कभी मैसिव अटैक अचानक आ जाए तो तब शरीर को टाइम नहीं मिलता। जितनी प्रोग्रेस हम लोग बाहर देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री चालू, ये शोरूम, ये आईटी कंपनी, ये सोलर प्रोजेक्ट, ये हाईवे प्रोजेक्ट, इतना ये वो, उतना हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हार्ट डिसीज कितने बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी कितनी बढ़ रही है। लास्ट मंथ मैंने 4 पेशेंट की 30 साल के नीचे थे और बाईपास सर्जरी की। अभी सोचो, बराबर नहीं, मैंने बाईपास सर्जरी की, मतलब वो जनरेशन के आजू बाजू वाले एंजियोप्लास्टी वाले कितने पेशेंट हो गए और रोग वाले कितने पेशेंट हो गए। सो आज आपने मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो आज 2025 में, तो आपको हेल्दी जनरेशन 2035 में मिलेगी। हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम बहुत सर्जरी करें, बराबर कि बहुत, लेकिन पेशेंट कम ही नहीं हो रहे। आज का इनर वाइब्स का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है और हर एक व्यक्ति को टच करने वाला है, क्योंकि आज हमारे इनर वाइब्स के गेस्ट थे डॉक्टर धवल नाइक सर। एमएस गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर धवल एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। पूरे गुजरात में हार्ट ट्रांसप्लांट में नंबर 1 सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। क्या कभी सोचा है कि आजकल लोग जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और बाहर से एकदम फिट दिखते हैं, फिर भी अचानक हार्ट अटैक क्यों आता है? हमने डॉक्टर धवल से पूछा है कि हेल्दी हार्ट का फॉर्मूला क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या होती है, क्या कोई धागा, तावीज या मैग्नेट का बेल्ट हार्ट के ब्लॉकेज को निकाल सकता है, क्या हमारा शरीर खुद ऑटोमेटिक बाईपास रूट बनाता है? ये इंफॉर्मेशन हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड को अंत तक पूरा देखिएगा।
और एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें और बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट करने में हेल्प होती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं डॉक्टर सुराने, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर और रिलेशनशिप कोच। और आज आपका स्वागत है इनर वाइब्स में, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, सिर्फ जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। और दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं हमारे इनर वाइब्स के अंदर गुजरात के जाने माने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर धवल नाइक सर को। सर, स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, वैसे तो जब दिल की बात आती है तो हर एक की धड़कनें तेज हो जाती है, और आज तो दिल के डॉक्टर हमारे सामने बैठे हैं। सर, वैसे ये पैनिक सिचुएशन होती है जब घर के अंदर कोई एक व्यक्ति को एकदम से चेस्ट पेन होता है, तो सारे लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं और लगता है कि जल्दी से कुछ उनको करे। और हॉस्पिटल जब जाते हैं तो डॉक्टर उनका टेस्ट करने के बाद ऐसा कहते हैं कि स्टेंट नहीं लग सकता, उनको बाईपास करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या क्या सिचुएशन होती है जहां पर ये डिसीजन लिया जाता है कि स्टेंट लगेगा या फिर बाईपास होगी या ट्रांसप्लांट होगा? ये क्या होता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि हर एक चेस्ट पेन हृदय के रिलेटेड नहीं होता है। सो जब भी हम लोग इमरजेंसी में चेस्ट पेन के साथ जाते हैं तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स की टीम काफ़ी स्पेशल टेस्ट करते हैं कि जो कार्डियक मतलब हृदय का दर्द है या नॉन कार्डियक हृदय के अलावा और कोई दर्द है कि नहीं, वो जानने के लिए। और अगर हृदय का दर्द हो जिसके अंदर हृदय की जो धमनियां है वो अगर ब्लॉक हुई है और उसके कारण अटैक जैसी संभावना है, और वो टाइम पे डॉक्टर्स आप लोगों को एंजियोग्राफी और इसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। राइट। कभी भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की बात आती है तो सबसे पहली एंजियोप्लास्टी ही होती है। लेकिन काफ़ी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट रखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे वो मेन धमनी अगर हो उसमें ब्लॉक, अगर वो धमनियाँ जहाँ से अलग हो रही है वहाँ पे जंक्शन पे ब्लॉक होते हैं, या धमनी 100% ब्लॉक हो गई हो, या मल्टीपल ब्लॉकेज हो, या डायबिटीज़ के कारण धमनियाँ पूरी की पूरी खराब हो, ऐसी कंडीशन के अंदर एंजियोप्लास्टी स्टेंट रखना पॉसिबल नहीं होता या फिजिबल नहीं होता। राइट। तो रखना नहीं चाहिए या वो रखने के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो वो कंडीशन में डॉक्टर्स आपको बाईपास सर्जरी की सलाह करते हो और वो टाइम पे पेशेंट हमारे पास आते हैं। राइट। और वो एक प्रोसेस होती है जहां से देख के फिर बताते हैं कि क्या अब मुमकिन है। राइट। लेकिन हर चेस्ट पेन, जैसे आपने बताया कि हार्ट का नहीं होता, तो वैसे क्या क्या अलग अलग पेन हो सकते हैं चेस्ट के, यानी अदर देन हार्ट? मैं आपके ये सवाल का थोड़ा अलग आंसर देता हूँ। हाँ। हृदय के जो पेन होता है, चेस्ट पेन जो है, हृदय का जो पेन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है वो एक्चुअली जानना जरूरी है। हाँ, राइट। सो शरीर के ऊपर के भाग में होता हुआ कोई भी पेन हृदय का हो सकता है। वो एसिडिटी का पेन हो, या लेफ्ट साइड चेस्ट में, राइट साइड चेस्ट में, लेफ्ट साइड हैंड में, लेफ्ट राइट हैंड में, या गले के अंदर पीछे, या इवन दांत का जो दर्द होता है वो भी हृदय के साथ रिलेटेड हो सकता है, यानी टूथ पेन। यस। सो ऐसा जब भी सिनारियो आते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इवन पढ़े लिखे लोग या इवन डॉक्टर्स लोग कभी कभी ये मिस कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अगर पेन हो बराबर ना, वो पेन अगर पेन किलर से नहीं जा रहा हो, या अगर डाउट है कि ये पेन थोड़ा अनयूजुअल है, तो हमेशा इमरजेंसी में पहुंच के वो कार्डियक है या नॉन कार्डियक है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। राइट। ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। शायद बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए हो सकता है। नहीं, मेरे लिए तो कुछ नया तो नहीं है। जैसे वो बताया ना, एक टूथ पेन भी, हाँ, या टिप ऑफ द शोल्डर यहाँ पर पेन है, वो भी हमें उसमें डाउटफुल होना ही चाहिए कि ये कार्डियक है या नहीं है, बहुत जरूरी है। यानी फिर साथ में बाकी सारे सिम्टम्स भी चेक किए जाते होंगे, यानी पर्सपिरेशन है, यानी हार्ट बीट क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सट्रीम केस के अंदर कभी कभी साइलेंट अटैक भी आ सकता है काफी टाइम। वो जो डायबिटीज वाले पेशेंट, हम लोग जो पिक्चर्स में या फोटोग्राफ्स में देखते हैं कि वो हृदय का अटैक आया और दो हाथ सीने में पकड़ के आदमी बैठ गया, वो जरूरी नहीं है कि हर एक बार वही पिक्चर हो। सो हृदय का दर्द फ्रॉम साइलेंट अटैक ऑनवर्ड्स टू सीवियर पेन कोई भी इंटेंसिटी में हो सकता है।
ये तो यानी हमने तो वही देखा है फिल्मों में जो नहीं देखा है वही। वो क्या है कि जो बहुत लंबे समय से डायबिटीज जिनका चलता है उनकी जो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो डल हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए वो पेन का एहसास ही नहीं होता। पेन का एहसास इज राइट। तो वो रीजन है कि साइलेंट अटैक हो जाता है। तो काफी टाइम हम लोग सुनते हैं दोपहर को खाना खाने के बाद सोफे पे बैठे हुए थे और हाँ एकदम से कोलैप्स हो गए, सो रहे थे और कोलैप्स हो गए, गार्डन में जस्ट घूम रहे थे और अचानक ही गिर गए नीचे। तो ऐसी काफ़ी कंडीशन होती है, काफ़ी इंटेंस, ये पेन मालूम नहीं पड़ता और मैसिव हार्ट अटैक आने से हृदय बंद भी हो सकता है। इवन नींद में भी देखा है सर, सोते सोते मैंने वही बोला। हाँ, वो भी एकदम से हो जाता है। और मेनी टाइम्स मैंने भी मेरे पेशेंट में भी कभी देखा है कि दे कम विथ ओनली गैस्ट्रिक सिम्टम, ओनली पेट में एसिडिटी होती है बस, एसिडिटी वोमिटिंग ऐसा होता है। अगर आपको बार बार होता है एसिडिटी जैसा दर्द, अगर वो एसिडिटी का ही है तो इट्स ओके, राइट, लेकिन वो दर्द हृदय का निकले तो वो थोड़ा अनयूजुअल है और उसकी प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट करा देनी जरूरी है। वैसे सर अभी जो हम बात करें वो तो एक कार्डियक अरेस्ट की है, लेकिन आप जिसमें स्पेशलिस्ट हो वो एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है। तो वैसे सर एक गाड़ी जब बिगड़ती है ना, इंजन वो जो होता है वो बदलने के लिए गाड़ी को खोलना होता है। एक 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, खोला, इंजन चेंज किया, डाल दिया, वो नॉर्मल बात है। लेकिन एक जिंदा इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट करना, ये अपने आप में यानी सुनने के बाद भी डर लग रहा है कि वो कैसे हो सकता है। तो वो पूरी प्रोसेस क्या होती है सर? विवेक भाई, उसके लिए तो हमें एक पूरा नया इंटरव्यू करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई भी अंग का ट्रांसप्लांट करना हो, खास करके जो अंग हमारे में एक ही है, लाइक हार्ट है, बराबर है, ऐसी चीज़ों के जिसके अंदर डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ऑर्गन डोनेशन हम लोग बहुत सुनते हैं, यस, मीडियाज में काफ़ी टाइम न्यूज़ आती है कहाँ से डोनेशन हुआ ये वो, लेकिन ऑर्गन डोनेशन का सही मतलब ऐसा है कि उसका जो तर्क है कि आदमी 2 तरीके से मरता है। जो सबसे एक चीज हम सबको मालूम है वो है हार्ट बंद हो जाता है, आदमी मर जाता है, वो सबको मालूम है, बराबर। लेकिन दूसरी चीज ऐसी है कि दिमाग वो भी मरता है। और दिमाग जब मरता है तो उसको भी आदमी को मरा हुआ ही बोलते हैं, उसको ब्रेन डेड बोलते हैं। काफ़ी टाइम ट्रॉमा या काफ़ी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर ये ब्रेन डेड होते हैं लेकिन उनके बाकी के अंग काम कर रहे हैं, तो वो लोग ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। और वो जो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने की या ऐसे ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने का, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो तो। ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास कॉल आती है, हम लोग हार्ट का इवेल्युएशन करते हैं, उसके लिए जो मैचिंग हमारे पास जो वेटिंग लिस्ट होते हैं पेशेंट, उनके साथ हम काफ़ी क्राइटेरिया मैच करते हैं, इंक्लूडिंग इन डेप्थ ब्लड टेस्ट कि मैक्सिमम अगर मैचिंग होता है तो हम लोग ये हार्ट प्रोक्योर करने की, मतलब जो पेशेंट ऑर्गन डोनेशन कर रहा है, जो ब्रेन डेड है, वहाँ से हार्ट और उसके बाकी के अंग निकालने की प्रोसीजर, सर्जरी की प्लान करते हैं। और साइमल्टेनियसली जिसके अंदर ये हार्ट ट्रांसप्लांट करना है वो पेशेंट की सर्जरी, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कभी कभी 12 से 18 से 24 घंटे तक चल सकती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है। जो आपने सही में बोला कि इट इज अ प्रोसेस। मतलब इसके अंदर हाइब्रिड नहीं चलता। इसके अंदर हाइब्रिड नहीं चलता कि मारुति का वो नहीं ऐसा। और हार्ट ट्रांसप्लांट, और इसीलिए काफ़ी कम सेंटर्स हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और डेडिकेटेडली, उसमें डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम के काफ़ी सदस्य हैं, बराबर मेंबर्स, डॉक्टर्स के, जिन्होंने अपनी लाइफ ये हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट को मैनेज करने के अंदर लगा दी है। अभी भी हॉस्पिटल में हमारे 2 पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट के वो है यहाँ पे, और वो अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था। ये प्रोसेस है, और उसके लिए शुरुआत जो होती है वो ऑर्गन डोनेशन के ख्याल से होती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब जब भी ऑर्गन डोनेशन का कभी नौबत भगवान न करे आए तो उसको हकीकत में बदलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। राइट। वैसे सर अभी जैसे आपने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है और जो व्यक्ति उसको एडप्ट कर रहा है,
उन दोनों की एज भी मैच करनी होती है या कोई भी एज का हार्ट चल जाता है? नहीं, एज ऐसा नहीं होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन डोनेशन जो करते हैं हम लोग नॉर्मली 45 या 50 साल तक एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो नॉर्मल हार्ट होता है उसके अंदर भी एजिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। राइट। रेयरली एक्सट्रीम केस में अगर बहुत अर्जेंटली नीडेड है, कोई पेशेंट आईसीयू में मर रहा है जिसको अर्जेंट सुप्रा अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो शायद उससे ज़्यादा उम्र के लोग का हार्ट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली 45-50 तक हम लोग हार्ट लेते हैं और 60-65 साल तक हार्ट हम लोग ट्रांसप्लांट करने की एडवाइस देते हैं। राइट। ओके, तो डॉक्टर साहब ऐसा समझो कि अभी तो काफ़ी साल हो गए आपको इस काम के अंदर, लेकिन जब सबसे पहली बार आपने काम किया था उस टाइम पे कुछ आपकी भी धड़कनें यस, तेज हुई होगी कुछ? वो एक्चुअली आप लोग ये सब चीज़ों से जुड़े हो, बराबर। आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक एपिसोड बना सकते हैं। अच्छा। या ट्रांसप्लांट के ऊपर, और इनफैक्ट कोई शॉर्ट मूवी भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर कि एक ऐसी स्टोरी है हाँ, कि जिसके अंदर भरपूर स्ट्रेस भरा है, भरपूर थ्रिल भरा है, बिल्कुल। भरपूर एक्शन भरा है, और उसके बाद सब मतलब जो पिक्चर में दिखाते हैं हैप्पी एंडिंग, ऐसी समथिंग बात है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट में जब सालों पहले हम लोगों ने चालू किए थे, वो टाइम पे एक हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको कम से कम 40 से 50 फोन कॉल्स करने पड़ते थे, राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल वो पेशेंट जहाँ पे भी है वो डॉक्टर के साथ फ्लाइट की अरेंजमेंट करने की, एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करने की, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का, ये क्योंकि ये सब कंसेप्ट पहले कहीं पे गवर्नमेंट में था ही नहीं। इनफैक्ट जब मैंने पहला ग्रीन कॉरिडोर बनाया था, एक टेम्पररी आर्टिफिशियल लंग एक प्राइवेट हॉस्पिटल से सिम्स में लाने का था, तो मैंने रास्ते में, वो उस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो मैंने रास्ते में 2 घंटे खड़े रह के सब पुलिस वालों से बात करके उसको कोऑर्डिनेट किया था। सो ये सब चीजें करने में पहले काफी टाइम लगता था, और उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम सेट हुई, तो अभी आज ऐसी कंडीशन है कि हम लोगों को सिर्फ 1 या 2 फोन कॉल के अंदर सब कुछ प्रोसेस कोऑर्डिनेट कर देते हैं। राइट। सो उसके लिए काफ़ी लोगों की मेहनत है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, और खास करके जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं वो परिवार, बराबर, वो वहीं से सबसे मैंने पहले बोला कि चालू होता है। सो हमारे परिवार में किसी को अगर जब भी समझाते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करने हैं, तो वो टाइम पे उसकी परमिशन देनी, उसकी जो मानसिक व्यथा है, यस, वो बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। तो ये सब चीज़ें करते 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 आज एक ऐसी हम लोग मुकाम पे आए हैं कि गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, बाद में यूएन मेहता हॉस्पिटल में, तो आज इंडिया में 3-4 नंबर पे हम लोग नंबर के वाइज हार्ट ट्रांसप्लांट में आ गए हैं। और हार्ट के अलावा बाकी के जो ट्रांसप्लांट है वो काफ़ी वो है, लीवर, किडनी, आप सब ने सुना होगा, और खास करके लंग ट्रांसप्लांट करने के भी अभी 2 सेंटर हम हैं और एक दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी नंबर्स चालू। सो जो भी हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा ये सब चीज़ों के, उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। और ये सब चीज़ें करने का एक ही लॉजिक है कि भविष्य में शायद मुझे या मेरे परिवार में किसी को अगर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ी, तो मेरे को गुजरात के बाहर कहीं पे किसी को ढूंढने जाने का नहीं है। वैसे वो जो सिचुएशन रही होगी, जैसे आपने बताया, वो थ्रिल होता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है, हैप्पी एंडिंग भी होता है। मैं थोड़ा विजुलाइज कर सकता था कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस रहती होगी, क्योंकि अपने परिवार का एक व्यक्ति जो अभी शायद ब्रेन डेड है और वहाँ पर जिंदा दिख रहा है, और उसको जब हम कहते हैं कि ये इसका हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दे दो, मतलब कि वो वहाँ पर फिर उसकी लाइफ एंड है और वो हम डिसाइड कर रहे हैं। सो ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होगी उस परिवार के लिए, फिर भी वो किसी और को जिंदा रखने के लिए वो एक डिसीजन ले रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन जब आप बीइंग अ डॉक्टर, आपके सामने जो हार्ट वो आ जाता है, एक जो मरीज है उसका हार्ट निकालना है और फिर नया हार्ट रखना है, सर्जरी कैसा रहता है? सर्जरी जो करनी है हार्ट ट्रांसप्लांट में, सर्जरी एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, हम लोग 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देते हैं उसको, बराबर है। सो सर्जरी, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि जितनी भी कार्डियक सर्जरी है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे इजी है।
सबसे इजी है। बात है। सो ये वाक्य बहुत बड़ा है, हम सुनते बहुत बड़े, लेकिन सर्जरी जो करना है पर से सर्जिकल पार्ट समझ गया। इज वेरी इजी एक्चुअली। लेकिन मैंने बोला कि उसके पहले की और एक बार ट्रांसप्लांट करने के बाद वो पेशेंट का मैनेजमेंट, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए हमको टीम चाहिए। लेकिन वही जो एक डॉक्टर के नाते मैं जानता हूँ कि बाकी जो प्रोफेशन है ना, उसमें जो स्ट्रेस लेवल है उससे कई ज्यादा डॉक्टरों में है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल, हाँ, लॉयर, केस हार गया तो हार गया, कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर हार गया तो डॉक्टर के सर पे इतना स्ट्रेस लेवल होता है, मैं मानता हूँ। और इसीलिए मैंने वो भी स्टैटिस्टिकली मैंने वो डेटा देखा है कि जो लाइफ डॉक्टर की होती है ऑन एन एवरेज दूसरों से कम होती है। इज इट दैट राइट? यस। सो ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स की लाइफ कम होती है, और लेकिन आपको देखो मैंने छोड़ दिया प्रोफेशन। पिछले शायद ऐसा होगा कि हम लोगों को जब स्ट्रेस आता होगा तो हम सुरानी साहब आपको याद करते हो, बराबर। आप कहीं पे पूछो आपकी, बराबर, आई बिलीव 75 इयर्स, बराबर, तो आई डोंट थिंक सो कोई मानेगा कि ये आदमी 75 साल की उम्र में इतना एक्टिव है। Jokes apart, stress management, like all professions they have stress, and there are ways to manage that stress. So, for example, cardiac उसके अंदर तो हम लोगों को बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम लोगों को सब कुछ करना था एडवांसेस कार्डियक सर्जरी में। सो हम लोग धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ाते गए। सो आज हम लोग टोटल 22 डॉक्टर है कार्डियक, उसमें सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, एंड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट cardiac team in India, in fact. Wow. Which is working in a single hospital as a single department. और साथ में हम लोग सब जो हमारा काम की जो वो है, लाइक काम करने का जो नजरिया है, बराबर, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते गए। तो उसके हिसाब से, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें खुश रहना। बराबर, कार्डियक सर्जरी है, कार्डियक सर्जरी में कभी कभी अनवांटेड इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग अगर स्ट्रेस में आ जाएंगे तो शायद उसकी इफेक्ट दूसरे पेशेंट के ऊपर पड़ सकती है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी अनुभव से आती है, थोड़े से ऐसे जो मॉडिफिकेशन होते हैं, टीम वर्क है कि स्ट्रेस भी बांटो, पैसे भी बांटो, काम भी बांटो, और सब लोग साथ में गुजराती में शायद एक वो कहावत, एक स्टोरी थी इनफैक्ट, उससे थोड़ा ऑपोजिट। हम लोग जब पहले स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ऐसा, उसका थोड़ा सा रिलेवेंस है उसके साथ, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा लो, उसको तोड़ना टूट जाती है, लेकिन अगर वही 10-15 लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसको तोड़ना हो तो वो नहीं टूटेगी। somehow similar, we share everything. हाँ, right, बराबर। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब सर, और बीइंग अ नॉन मेडिको पर्सन मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हो ना, सल्यूट है सर। मैं ये सब चीजों के अंदर एक डॉक्टर का नाम देना चाहता हूँ, डॉक्टर केयूर परीख, जो हमारे चेयरमैन, वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, और पूरी दुनिया उनको जानती है। राइट। और पूरे गुजरात के अंदर ये टीम वर्क का जो कंसेप्ट है वो पहले गुजरात में, इंडिया में वो लेके आए थे। वो सब डॉक्टर को मिलते थे, समझाते थे कि ग्रुप में काम करने के फायदे ये है वो, और काफी अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने ज्वाइन किया। वो सब डॉक्टर आज खुश है, मैं भी उसमें से एक हूँ। वो मुझे पता है, बालेश्वर से शुरू किया था, साथ में सब बैठते थे। राइट राइट, मुझे याद है। लेकिन जो आपने बताया बात सब कुछ वो तो सही है, लेकिन फिर भी आज जब हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए कोई पेशेंट तैयार होता है, ओटी में जाने से पहले वो मानता है और अपने रिश्तेदारों से भी वो बात कर लेता है कि वापस आऊं तो मिलेंगे। राइट, तो हाउ मच दैट इज रिस्की बिफोर एंड नाउ? सर्टनली अभी तो काफ़ी एडवांसेस हो गए ट्रीटमेंट के अंदर, सर्जरी के अंदर, सो मेनी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, मेडिसिन्स, वो सबसे रिस्क जो पहले हुआ था उससे बहुत कम हो गया। दैट इज वन थिंग, लेकिन जीरो नहीं हुआ है। राइट, हम सबको कहीं पे भी जाए तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी मैं आपके इंटरव्यू में आया हूँ तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि सुरानी साहब एक बहुत जोरदार शो बनाएंगे, ये वो। सो दैट इज राइट, लेकिन शायद छोटी मोटी गलती हो भी सकती है। अभी कार्डियक सर्जरी के इसीलिए हम लोग टीम में काम करते हैं। हर एक सर्जरी में हम 3 से 4 कार्डियक सर्जन साथ में रहते हैं हर एक ऑपरेशन में। सो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन रेट है
या किसी भी प्रकार की अनवांटेड इंसिडेंट्स होने के जो रेट है वो कंपेयर टू द वर्ल्ड एक्चुअली कम है। तो इससे हमारे जो दर्शक है बहुत सारे उनको काफी सारी एहसास हुआ होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, जैसे हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट, सॉरी मैं आपको बीच में वो इंटरप्ट कर, जो हार्ट ट्रांसप्लांट के हमारा जो सर्वाइवल है वो हमारी इंटरनेशनल बॉडी जो ISHLT है उनके डेटा के साथ कंपेयर करो तो हमारा सर्वाइवल थोड़ा अच्छा है। सो ये सब चीजें, जैसे मैंने ऐसा बोला, ये सब चीजें विदाउट टीम पॉसिबल नहीं है। वैसे सर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात जब आती है तो एक आम आदमी को तो यही लगता है कि भाई जब हार्ट की बीमारी है तो उसमें कहीं जाके वो आता होगा कि अभी ट्रांसप्लांट करना है, लेकिन इसके अलावा जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बच्चों को जन्म से ही राइट साइड पे हार्ट होता है, ऐसा सब होता है। बहुत रेयर है, उसको हम लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं और वो कभी कभी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1 लाख में 1 या 2 लोगों को होता है। ओके, बराबर। सो इसका इंसिडेंस बहुत कम है और जरूरी नहीं है कि वो लोगों के अंदर भी हार्ट की बीमारी आए। बिल्कुल नहीं। सो पूरी जिंदगी वो नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर हार्ट की अगर बीमारी आती है और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है तब हम लोगों को बराबर ने थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी लाइफ बराबर नॉर्मली जब हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है हम सर्जरी के लिए हैबिचुअल होते हैं, वो अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट के लिए बनाए होते हैं। राइट साइड के लिए जब करना होता है तब हमको थोड़ा सा उसको प्लान करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारी और भी कॉन्जेनिटल डिसीज होते हैं जिसके अंदर आपको सर्जरी करनी पड़ती है, वो भी कुछ हम लोग इवन 1 दिन के बच्चे के अंदर और वो भी करते हैं हम लोग। सो मैंने बोला कि सबसे एडवांस हमारा कार्डियक सर्जरी यूनिट है, तो 1 दिन के बच्चे से लेके 90 साल तक, मतलब कहीं पे भी हम लोग जहाँ पे क्वालिटी लाइफ की अगर इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ पे सर्जरी करने का हम लोग सजेशन करते हैं। गुड गुड। वैसे सर आपने मैंने आपका इंट्रो जब पढ़ रहा था तो देखा कि सिडनी में आपने फेलोशिप की हुई है, जर्मनी में आपने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम किया है, तो वापस इंडिया आके जब आप यहाँ पर अपने सिम्स हॉस्पिटल में अपनी टीम के साथ काम करते हो तो क्या एक डिफरेंस आपको लग रहा है कि सिडनी में या जर्मनी या कहीं पे भी दुनिया में जो हार्ट ट्रांसप्लांट या जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रही है वो एडवांसमेंट्स के साथ और एक ट्रीटमेंट के सिस्टम के साथ आपको दोनों में कहाँ डिफरेंस दिख रहा है और क्या बढ़िया है? देखो मैं आपको उसके लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ जी, कि इंडिया में अगर आप टमाटर खरीदने जाओ वो शायद 1 किलो के 30 रुपये होंगे शायद, वही 1 किलो टमाटर आप सिडनी में खरीदने जाओ बराबर तो शायद $3 के होंगे। राइट। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है कि जब हम इंडिया से जाते हैं तो वो $3 को हम लोग रुपये में कन्वर्ट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे तो 90 रुपये के मिल रहे हैं, yes. यहाँ पे इंडिया में 30 रुपये के मिल रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं पे हमको दुख होता है। सो ये कंपैरिजन करना जो है वो हमको छोड़ देना है। राइट। हर एक कंट्री में हर एक जो मेडिकल फैसिलिटी होती है उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे सिडनी में काफ़ी वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, काफ़ी एडवांस, हर एक लोगों को जो ट्रीटमेंट करने का वो नज़रिया बराबर ने प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी है कि वहाँ पे वेटिंग लिस्ट है बराबर। अगर कोई पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़े तो कभी देर हो जाती है, कभी कभी प्लान सर्जरी करने की होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं है। और इंडिया में कभी हम लोग टिल बराबर ने कि बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड एवरीथिंग काफ़ी चीज़ें हर एक हॉस्पिटल लाइक हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे ऐसी हर एक हॉस्पिटल नहीं है। सही है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। सो कहीं पे भी लाइक मैं कभी भी कंपेयर करता नहीं हूँ। आप कहीं से भी कुछ अच्छा सीखो और उसको दूसरी जगह पे इम्प्लीकेट करने की ट्राई करो। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो आजकल जैसे आपने बोला किया इतने सालों में आप तो जो भी आप कर रहे हैं इसमें एक्सपर्टीज आपकी बढ़ती गई है, लेकिन साथ ही साथ आज पेशेंट भी थोड़े स्मार्ट बनते जा रहे और भी। जब से मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी इसके बाद तो मैंने बहुत सुना है कि पेशेंट पहले से ही बहुत सर्च करके आता है, राइट। वो गूगल से सर्च करता है, चैट जीपीटी से जानता है, बहुत कुछ जानता है और फिर वो आपसे ऑपरेशन में जाने से पहले तैयार होने में दिक्कत नहीं होती आपसे। बस वो गूगल सिर्फ सर्जरी नहीं कर सकता। तो मैं यही समझाता हूँ सिंपल, सबकी क्यूरियोसिटी होती है बराबर है कि आप कहीं पे शॉपिंग करना, आप कहीं पे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कुछ मोबाइल लेने जाना है, आपको एप्पल का मोबाइल लेने जाना है आपको, बाय ऑब्वियसली बराबर ने बिफोर
बाइंग, बराबर, आप थोड़ा उसको गूगल करेंगे, भाई एप्पल के फीचर्स देखेंगे, ये सब। सो हर एक लोगों की इट इज अ कॉमन टेंडेंसी। इसके अंदर डॉक्टर्स को लाइक मेडिकल प्रोफेशन को अलग रखने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, बराबर, तो वो प्रॉपरली पेशेंट के हिसाब से वो साइंस समझते हैं। ओके। हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग अलग होती है। जो गूगल जो बोलता है या चैट जीपीटी बोलता है वो जनरल बातें करता है। तो मेरे साथ आज मैंने एक 80 साल के माजी को आज एडमिट किया है बाईपास सर्जरी के लिए, तो उसको मैं अलग समझाऊंगा। बिल्कुल। साथ में बराबर, मैंने एक इमरजेंसी में 55 साल के एक माजी को भी मैंने आज एडमिट किया है, इमरजेंसी, जिनको अटैक आया, हार्ट की फंक्शन थोड़ी खराब हुई है, तो उसको भी मैं थोड़ा अलग समझाऊंगा। सो हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर एक पेशेंट का काउंसलिंग अलग होता है, और हर एक पेशेंट की ट्रीटमेंट उसके हिसाब से छोटी मोटी अलग होती है। राइट। और ये सब चीजें जब हमारा काउंसलिंग होता है उसके बाद उन लोगों को क्लियर हो जाता है। और उसके बाद नॉर्मली ऐसा आज तक मेरे को लाइक मेरी प्रैक्टिस में 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी हजारों की संख्या में हार्ट सर्जरी की है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं बना है कि कोई पेशेंट के रिलेटिव ने मुझे गूगल कोट करके बोला कि इसमें ऐसा करना चाहिए था। राइट। सो फार टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन लोग पढ़ते जरूर हैं। यानी उल्टा डॉक्टर को पढ़ाते हैं तो सर आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर को थोड़ा स्मार्ट होना भी जरूरी है, बराबर। वैसे हमने ऐसे देखा है कि लोग जिम जाते हैं, फिर वो डाइट फॉलो करते हैं और बाहर से फिट भी दिखते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ड्यूरिंग द जिम वहीं पे उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे यानी यंग एज में सारी चीजों को फॉलो करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, उसमें एक्चुअली ये थोड़ा पेचीदा डिस्कशन है। यस। कि हर एक मृत्यु वो हार्ट अटैक से नहीं होती है। ओके। अचानक और एक्सीडेंटल डेथ के काफी कारण है, कि जिसके अंदर हृदय की धड़कन अनियमित हो जाए, अटैक आए, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो हम लोग सब बोलते हैं, या कभी कभी स्ट्रोक भी हो सकता है, कभी कभी फेफड़े के अंदर खून के गड्ढे चले जाए, ऐसी काफी बीमारियां होती है कि एम्बोलिज्म जैसे बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, एम्बोलिज्म। सो जब तक उसकी हम लोग ऑटोप्सी नहीं करें तब तक ये रीजन मालूम नहीं पड़ेगा। और जब तक हमारे पास ऑटोप्सी के डेटा नहीं आएंगे तब तक हम लोग ये चीजें बोल्डली बोल नहीं सकेंगे। तो ये सब चीजें डॉक्टर ही बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आम लोगों को ऐसा ही होता है कि कोई आदमी अचानक एक्सीडेंट मतलब हो गई तो उसको हार्ट अटैक आ गया। सो ये सब चीजें पहले तो दिमाग से निकालने की जरूरत है। अभी आपके पॉइंट पे आता हूँ मैं। जिम, अभी कोई भी चीज आप चालू करो वो हमेशा मार्गदर्शन के अनुसार करनी होती है। राइट। कोई भी अगर आप साइकिलिंग चालू करो या आप कुछ डाइट एक्सरसाइज चालू करने का करो या जिम में, बराबर है, तो हमेशा उसके एक्सपर्ट के हिसाब से ग्रेजुअल इंक्रीज को हिसाब से करना चाहिए। बराबर। शायद मैं अभी कहीं भी चलता नहीं हूँ, बराबर, और सुपर एक्साइटमेंट में यहाँ से शायद चलते चलते 10 किलोमीटर चलने का, तो शायद 10 किलोमीटर के बाद शायद मैं चक्कर आके बेभान हो जाऊँ, क्योंकि वो मेरी हैबिट नहीं है। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो थोड़ा वो एक अलग तरीके का डिस्कशन है, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान में रखना वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। आपने हाथी घोड़े को कभी देखा जिम में जाते? नहीं देखा, बराबर है। तो शायद हमारे को जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे वेदियों ने योगा बनाया है। राइट। तो योगा इज अ टोनिंग ऑफ द बॉडी, योगा इज अ टोनिंग ऑफ योर मसल्स। लेकिन हम इंडियन की साइकोलॉजी जो मैंने पहले बोला ऐसा है, जब योगा की बात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि योगा तो हमारे घर के ही है ना, मेरे को तो सब कुछ आता है, ऐसा करके वो करते नहीं है। राइट। लेकिन नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, नाउ द पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सो बेसिकली योगा इज अ टोनिंग ऑफ योर ऑल मसल्स। आप फेस के मसल्स की टोनिंग कर सकते हो, आप आंख के मसल की टोनिंग कर सकते हो, आप हाथ के, पैर के, पेट के, कोई भी चीजें कर सकते हो आप योगा की हेल्प से। वाह। तो दैट्स इट, बराबर। जिम इज फैंसी चीज, बराबर। काफी लोग इंटेंस एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो इंटेंस एक्सरसाइज अचानक करते करते कभी ऐसी एक्सीडेंटल वो हो सकती है। तो मेरा सुझाव ऐसी है कि जिम में जाना ऐसा नहीं कि मत जाइए, लेकिन जाओ हमेशा विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेनर के साथ ग्रेजुअल आपका बिल्डअप करे टोनिंग आपका। राइट। बाकी मोदी साहब ने तो बहुत अच्छे से कहा है योगा से होगा, और अवेयरनेस भी बहुत फैलाई है। यस एक्चुअली, सो ये सब चीजें स्कूल में सिखानी चाहिए। यस। नाउ ये थोड़ा सा टॉपिक शायद हमारा साइडलाइन हो जाए, लेकिन हम स्कूल में जितना अच्छा सीखेंगे
बराबर, जैसे ट्रैफिक की डिसिप्लिन है या योगा जैसी चीज है या लोगों की रिस्पेक्ट करने की, सब जो चीजें बराबर वो स्कूल में रीइंफोर्स करनी है। राइट। वही स्कूल में से आप सीख के आओगे तो पूरी लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे सर अभी एक्सरसाइज की और योगा की बात चली ही है, तो बीइंग अ हार्ट सर्जन आप कुछ हार्ट के लिए एक नॉर्मल बेसिक रूटीन कुछ बता सकते हो एक्सरसाइज का? नॉर्मल क्या करना चाहिए, जैसे वॉक? मैंने बोला ना आपको चलने का। यस। रोज 30 से 35 मिनट चलो। 35 मिनट्स सुबह चलो, दैट इज एडवाइजेबल ऑलवेज एंड इट इज मोर बेनिफिशियल। सुबह चलने से हमारी शरीर की पूरी सिस्टम एक्टिवेट होती है, तो उसका फायदा इमीडिएटली आपको उसी दिन से एक्चुअली महसूस होता है। आप ये स्टडी भी हुई है काफी, जो हाँ। हर एक ग्रुप में एक बराबर जो सुबह नहीं चलते और जो चलते हैं सुबह, वो दोनों की जो दिन की चर्या होती है बराबर, उसके अंदर काफी फर्क होता है। और योगा करो, प्राणायाम, मेडिटेशन जो भी हो, कुछ घरगथ्थू, इसमें कहीं पे भी कोई भी रुपया लगने वाला नहीं है। और हमारे शरीर के लिए कम से कम 24 में से 1 से 1.5 घंटा निकालो। बाकी के 22-23 घंटे आपको जो करना है वो करो। 1-1.5 घंटा अगर आप निकालोगे तो जिंदगी में बराबर डॉक्टर्स की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। बराबर है। वैसे मैं थोड़ा सा सवाल पूछने में एक कश्मकश में हूँ, क्योंकि आज मैं फंसा हुआ हूँ। एक हार्ट सर्जन और एक मेरे पापा भी बैठे ही है। सर देखो, एक होती है जीभ, यानी आप समझ लो माइंड, और एक होता है दिल। ठीक है, दिल कहता है कि भाई खा ले, और दिमाग कहता है कि भाई मत खा। क्योंकि जैसे जिसको सर बटर होता है, चीज़ होती है, टेस्ट के लिए वो तो तुरंत आपको अट्रैक्ट करती है, और वो खाने के बाद पापा कहते हैं कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, और जीभ कहती है कि भाई खा ले। तो आप बैठे ही हो, तो बताओ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मेरे सामने एक्चुअली दो लाइफ कोच बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, कि आदमी को अपना दिमाग मारता है। वो दिमाग के कॉर्नर में डेविल या दुर्योधन, रावण बैठा हुआ है, बिल्कुल, और वही आपको मारेगा। वाह। बराबर, आपको मालूम है कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है, लेकिन वो पिलवाएगा। आपको मालूम है कि आपको शराब नहीं पीनी है, लेकिन वो करेगा पी लेना, अभी क्या कुछ होगा। उसको ये भी मालूम है कि सुबह चलने जाने में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वो आपको सुला के रखेगा दिमाग, अरे यार आज सो जाना, कल जाएंगे। सो आदमी दिमाग से मरता है, राइट। या उसको अदर अराउंड आदमी को दिमाग मारता है। और ये दिमाग को आप जितना पावरफुल करोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, और वो सब करने के लिए हमारे पास है मेडिटेशन। राइट। काफी सारी चीजें एक्चुअली जो हमारे ऋषि मुनि ने बोली है, साधना कर सकते हो, तब समाधि, ये सब चीजें आती है जो हमको तो मालूम ही नहीं है। राइट। लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन कि आप अपने दिमाग को थोड़ा मजबूत करो, तो आप दुनिया में कुछ भी करना हो कर पाओगे। ये सब चीजें अभी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, बराबर है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो भी हम लोग बोलते हैं उसमें से एटलीस्ट 10% कैचअप करो आप, और उसका इम्प्लीकेशन करने की ट्राई करो, ताकि वो लाइफ धीरे धीरे हमारी पटरी पे आती जाए। राइट। ग्रेजुअली। राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। मेरी बात सुन के कल आप 45 मिनट दौड़ोगे, चलोगे, तो 3 दिन में बंद हो जाएगा। और मेरी बात सुन के आप चलोगे, हमको चलना है, दिमाग को थोड़ा तैयार करोगे, एक अच्छे शूज लेके आओगे, सुबह जल्दी उठने का अलार्म रखोगे, दिमाग को ट्रेन कर रहे हो आप। राइट। और उसके बाद आप धीरे धीरे 5-10 मिनट से चलने का चालू करेगा, तो वो शायद वो ज्यादा सस्टेन रहेगा। वेरी गुड। तो आपने डॉक्टर साहब जो अभी जो बात बताई ना, वही चीज हम इंस्पिरेशनल स्पीकर के तौर पे वही चीज बताते हैं, लेकिन कैसे बताते हैं, जो आपने दिमाग से वो मार देता है, दिमाग मार देता है लोगों को। हम बोलते हैं कि अंदर जो एक आवाज चलती है ना, इंटरनल डायलॉग, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। वही है, वही बात है, हम इस तरीके से बोलते हैं। हम लोग दुर्योधन बोलते हैं, हाँ, जो भी बोलो, वो अंदर राम रावण बोल सकते हैं, जो भी आप बोलो, दैट इज द बैड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। और भगवान को मालूम था कि आदमी को नीचे भेज रहा हूं तो ऊपर तो वापस बुलाना ही है, इसीलिए भगवान ने दिमाग को बनाया है, और दिमाग में ये पार्ट फिट किया है, ताकि आदमी लोग खराब काम करे, जल्दी बराबर बीमार हो। अगर आदमी का दिमाग 100% अच्छा हो जाए तो सब लोग अमर हो जाएंगे, बराबर, तो मरेगा कौन? राइट। सो वो भगवान को मंजूर नहीं था। राइट। सो
तो मैं भी दिमाग से काफी चीजों में कच्चा हूँ। जैसे आपने ही बोला अभी खाने की बात, अभी आप कुछ खा के कुछ रखो, कुछ टेस्टी, इमीडिएटली मैं टूट पड़ूंगा। बिल्कुल। लेकिन देन काफी थोड़ी अच्छी बात भी है बरा कि वो सब चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। सो सब लोग ट्राई करना चाहिए सबको, दिमाग को थोड़ा मजबूत करने के लिए, और उसके लिए ये मेडिटेशन है। राइट। मेडिटेशन इसमें भी ऐसा ही होता है, हमको तो सब कुछ आता है, हमको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको हमारा दिमाग तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हमारे इंडिया में अच्छा नहीं है, और वो पूरी की पूरी चीज ही अलग है। और उसको आप 5-10 मिनट भी अगर ट्राई करो तो आप दिमाग को काफी मजबूत बना सकते हो। मैं भी कम करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें मैं भी करता हूँ, लेकिन कम करता हूँ, अब बट एटलीस्ट सीख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। अब जो प्रैक्टिस में डाल रहा हूँ, आपने बोला 75 एज, मैंने एक बार हार्ट अटैक भी आ गया, स्टेंट भी लगाया है, मेरा कैल्शियम स्कोर भी है। अच्छा, आपका दिमाग आपको जिंदा रख रहा है। अब मैं क्या प्रैक्टिस में डालता हूँ, लोगों को पता है, घर में कुछ भी ऐसा बनता है, पिज्जा बनता है फॉर एग्जांपल, हाँ, तो जैसे वो जीभ हमको बोलती है कि खाना है, दिमाग बोलता है खा ले, मैं खाता हूँ, लेकिन मैं कुछ मैं इसमें स्मार्टनेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जीभ को चाहिए ना, दूंगा तुझे, लेकिन पहले मैं और सब कुछ खा लूँ, जो भी है, दाल चावल रोटी ये सब खा लेता हूँ, और फिर पिज्जा भी खाऊंगा, लेकिन बाद में क्या उसका जो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी और मुझे टेस्ट मिल जाएगा। ये सब चीजें दिमाग से आती है। सो हम लोग काफी टाइम बोलते हैं कि आदमी की 3 जीभ होती है। एक तो हमारी जो है, जो ओरिजिनल ब्रावन है, सब कुछ अच्छा अच्छा देखा ब्रावन है। दूसरी ब्रावन है जो हमारी दिमाग से है ब्रावन की, जिसको कंट्रोल करती है। और तीसरी जो होती है, दैट इज अ डेंजरस वन। अभी आपने बोला ब्रावन है कि आपने ये सब कुछ खाया, उसके बाद पिज्जा खाया, और अभी उसके बाद आपके सामने मैं कुछ मिठाई रखूंगा, तो भले पेट भरा हुआ है, लेकिन वो तीसरी जीभ बोलेगी थोड़ा ले लेना, थोड़ा ले लेना, और दैट इज डेंजरस। राइट। ओके, सो इट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। और वो सब चीजें गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट को भी आराम करवाना चाहिए ना। बिल्कुल। वैसे ज्यादातर लोग सर ऐसा सोचते हैं कि जैसे वीडियो गेम में हम खेलते हैं ना, तो लाइफ मिलती है 3 बार, एक बार आउट हो गए, दूसरी बार आउट हो गए, अब एक लाइन बची है, तो उसमें हमको ये लेवल पार करना है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हार्ट अटैक में भी ऐसा एक सिलसिला लोगों ने कहीं, मान लो मूवी में देखा, मैं आपको यहीं से अटका देता हूँ। ये सब गलत फहमी है। पहला अटैक मैसी हो सकता है, और काफी टाइम कोई नसीबदार होता है। वो एक साइंस है कि हमारी जो हृदय की जो धमनी होती है, वो कहाँ पे बंद होती है अटैक में। अगर वो बहुत आगे से बंद हो जाती है तो मैसी वाटिका अटैक आके हृदय बंद भी हो सकता है। अगर वो जरा बीच के पार्ट से या पीछे से, तो माइनर अटैक भी आ सकता है, तो शायद आदमी को कुछ भी नहीं होगा। राइट। सो गैर मान्यता जो हमारे इंडिया में बहुत प्रचलित है और लोग बहुत फॉलो करते हैं, और हमारे ऐसे पेशेंट है कितने। अभी एक ऑपरेशन किया मैंने अभी अभी 10 एक दिन पहले, कि जिसको बाईपास सर्जरी करवाने की थी, लेकिन बराबर वो ऐसी जगह पे जाके आया है साइंस बगैर की, बराबर वो कहीं पे वो दरगाह से लेके वो कुछ अलग अलग पद्धति से लेके कहीं पे क्या क्या करके आया है। उसमें उसने 3.5 लाख रुपए बिगाड़े, और बाद में रहे तो ब्लॉक ही। और मैंने उसके बाद बाईपास की, अभी वो खुश है, अच्छा हो गया अभी। सो अगर मैं किसी के गले में बोर्ड लटका दूं कि मेरी हृदय की धमनियों में ब्लॉकेजेस है, और मैं रास्ते पे निकलूं, तो मेरे को बहुत सारे लोग मिलेंगे। बराबर, उसमें से एक डॉक्टर होगा, लेकिन कोई वो जड़ी बूटी वाला भी होगा, कोई वो दोरा धागा वाला भी होगा, कोई किसी को सुबह पानी वो पिलाने वाला भी होगा, कोई घर में कुछ चेंज कराने वास्तु वाला भी होगा। सब लोग क्लेम करते हैं कि मैं ये ब्लॉक निकाल दूंगा। और उसमें से एक डॉक्टर है, वो सही है। सब अभी लोगों की इच्छा बड़ा है, एग्जैक्टली सब मास्टर ही होते। सो लोगों को नक्की करना है कि किसकी सलाह मानने की। लेकिन इसको बहुत कैजुअली लिया जाता है। जब पहली बार अगर हमारी वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप अभी नई गाड़ी लेने जा रहे हो, आप क्या क्या करोगे गाड़ी में? चलो मुझे बोलो। हमारी इंडियन माइथोलॉजी में यानी गाड़ी को जैसे ही पहले पूजा करेंगे, एग्जैक्टली वो एक भगवान की मूर्ति अंदर रख देंगे, माता जी की चुंदड़ी स्टीयरिंग पे लगा देंगे, ये सब चीजें ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो? कि ये गाड़ी एक्सीडेंट न हो जाए। yes. लेकिन
आपने कभी ऐसा देखा है कि ये सब चीजें जिसने की है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है? उसके लिए साइंस फॉलो करना पड़ता है कि अगर आपको गाड़ी से एक्सीडेंट को बचानी है तो आपको थके हुए तब नहीं चलानी है, सीट बेल्ट बांधना है, लेन में चलाना है, थक गए तो साइड में खड़ी रख के आराम करना है, तो वो गणपति बाबा बचाएंगे। बराबर, बाकी कौन बचाने वाला है? ये लोगों को दिमाग में, अगर ये मैं बोलने जाऊं बाहर तो शायद लोग मुझे मारने आए कि ये कोई नास्तिक आदमी आ गया, बराबर, अनाप शनाप बातें कर रहा है और उसको मारो। सो मेरी आप लोगों के माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट है कि जहां पे भी साइंस को फॉलो करना है वहां पे सिर्फ साइंस को फॉलो करो, बाकी की आस्था सब अपनी जगह पर अच्छी है, लेकिन साइंस की जब बात आए तब उसको भूलो मत। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ऐसे ही कैजुअली लिया जाता है कि ये तो मेरा पहला कार्डियक अरेस्ट है, यानी फर्स्ट टाइम, अभी तो 2 और बाकी है। यानी ऐसा जैसे मेरे को चांस मिलने वाला है, यानी ये ऐसा होता नहीं है। आपने बहुत अच्छे से बताया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी भ्रमण में नहीं रहना चाहिए। अटैक कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, राइट, और कितनी भी मात्रा में आ सकता है, राइट। शायद 5 मिनट के बाद मुझे भी ये बात करते करके अटैक आके आईसीयू में ले जाना पड़े, राइट। सो अटैक के जो मेन रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टोबैको, स्ट्रेस, ये सब चीजें कंट्रोल करना नहीं आए वही अच्छी बात है, लेकिन अगर हो तो कंट्रोल करो, तो ये सब नौबत नहीं आएगी। और डॉक्टर साहब, बॉडी में दूसरे अंगों में जब ऐसे ब्लॉकेज होते हैं कहीं पर, तो वो कोलेटर्स धीरे धीरे ओपन अप होती है और अपना वो काम संभाल लेती है। हार्ट की कोरोनरीज में वो डेवलप करना है, मान लो मेरे है ना, मैं स्वार्थ से पूछ रहा हूँ, मैं मुझे करना है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे डेवलप करना है कोरोना। मैं आपको बहुत इसके लिए सिंपल एग्जांपल वापस देता हूँ। ये मैं जो एग्जांपल देता हूँ वो सीधे से किसी दिमाग में उतर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि आप अपना व्हीकल लेके आप कोई एक रोड से कंटिन्यूसली जा रहे हो, वो रोड धीरे धीरे खराब हो रहा है, धीरे धीरे। कभी कभी आपने थोड़े से गड्ढे देखे, उसके बाद थोड़े ज्यादा गड्ढे, उसके बाद 6-7 1-2 साल के अंदर वो पूरा का पूरा वो रोड का सिर्फ पत्थर वो सब टूट गया है पूरा, बराबर। थोड़ा थोड़ा तो आपको मालूम कम पड़ेगा कि रोड टूट कब गया। लेकिन वो बारिश आई अचानक, वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा ये तो क्या कल तो सही था, आज होगा, तो कुछ नहीं था। सो जब भी चीजें कोई भी शरीर के अंदर डैमेज होती है वो ग्रेजुअल होती है, तब ऐसे कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को मालूम पड़ जाता है कि कहीं पे डैमेज हो रहा है, इसलिए शरीर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब अचानक होता है, कभी मैसिव अटैक अचानक आ जाए, तो तब शरीर को टाइम नहीं मिलता, और वही टाइम पे हम लोग फंसते हैं। राइट, आई होप कि बिल्कुल समझ गया। तो आपके एक खुलासे से तो मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि वाह, मेरे तो 12-15 साल तो हो गए और मैं चलना भी चालू रखता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, तो कोलेटर्स डेवलप हो जाती है। 2014 में स्टेंट आपको देख के हम लोगों को थोड़ी शर्म आती है कि शायद 50 साल के हम लोग बराबर ने आप जैसे उनको 2014 में स्टैंड लगवाया, मुझे मालूम है, और हमारी जान हुई है। और अभी एवरीडे मॉर्निंग 4 किलोमीटर की वॉक उनकी फिक्स है, वही है, रोज सुबह 4 किलोमीटर। कभी जिम में गए हो क्या? नहीं बिल्कुल। और मेरा मॉर्निंग, तो आप सवाल पूछते हो बराबर, आप ही मैसेज दे दो। 15 साल से नेचुरल थिंग, 15 साल चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना, कहीं पे क्लाइंबिंग करना, ये सब चीजें नेचुरल है। स्विमिंग भी भगवान ने सब कुछ दिया है, उसको पहचानो उसको, बराबर, और वो रिसोर्सेज को यूज करो, इनफ है शरीर को अच्छा रखने के लिए। 15 साल से मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आज भी उबले हुए चने, स्प्राउट्स, यानी स्प्राउट्स, या वो मग जो है स्प्राउटेड मग, वो होता ही है 15 साल से। वैसे सर आजकल एक और भी लोगों के दिमाग में एक डर है कि कोरोना की वैक्सीन ली है तो उसकी वजह से, यानी जो अभी अखबारों में पढ़ा जाता है कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो क्या ये देखो ये रिलेशन है क्या? शरीर के अंदर आप कोई भी वैक्सीन लो उसकी आड़ असर हो सकती है। बेसिकली व्हाट इज वैक्सीन? आइदर इज अ डेड वायरस और इनएक्टिव वायरस, जो शरीर में जाते हैं तो उसका रिएक्शन होता ही है। अभी एक्चुअली पिक्चर क्या हुआ है कि पहले भी वैक्सीन लेते थे, पहले भी कभी कभी रिएक्शन आते हैं। इस बार जो कोविड में हुआ वो मास वैक्सीनेशन हुआ है। आप लोग को मतलब ये मतलब इट इज अ रिकॉर्ड भाई कि 100 करोड़ डोज लगे। 100 करोड़ डोज मतलब आप सुन रहे हो आप कि 3-6 महीने के अंदर आप देख रहे हो
तो वो 100 करोड़ डोज में बराबर ने रिएक्शन तो आने ही वाला है, बराबर है, किसी न किसी को, और वो आ रहा है और लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, सोशल मीडिया का वो यूज बढ़ा है, इसीलिए हमको मालूम पड़ रहा है। राइट। बाकी आज से 25 साल पहले या आज कोई भी देश में कभी भी कोई भी वैक्सीन ले तो उसका रिएक्शन कभी कभी आ सकता है। इट इज नॉर्मल थिंग, क्योंकि शरीर के अंदर आप डेड या इनएक्टिव वायरस डाल ही रहे हो तो शरीर उसका रिएक्शन दे सकता है, एंटीबॉडी बनाता है। सो इस चीज से हमको लगता है, लेकिन उसके अंदर डरने जैसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन के फायदे बहुत सारे हैं और गैर फायदे बहुत कम है। सो ये सब चीजें होती है ऐसी, कभी कभी कोई पेशेंट में उसमें उनमें खुद भी कभी रोग होते हैं या उनकी शरीर की टेंडेंसी ऐसी होती है, तो उसके ऐसी कोई भी चीज लक्षण जैसा कुछ लिखे तो इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट करानी होती है। ये मान के ये सोच के अगर आप वैक्सीन ही नहीं लो तो आप कभी रोग के सामने लड़ नहीं पाओगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ऐसे प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्रॉपर मैसेज दो, राइट, ना ताकि लोगों को घबराहट दूर ऐसा घबराहट हो ऐसा मैसेज नहीं चाहिए। हाँ, मीडिया के हिसाब से क्योंकि ऐसा बहुत न्यूज़पेपर में सुना है, हमने पढ़ा भी है। क्योंकि इतनी मास वैक्सीनेशन हुई है, इतनी वैक्सीनेशन एट एनी गिवन पीरियड हुई नहीं है वर्ल्ड में कभी। बराबर, हुई बहुत नहीं सही है बताया सर आपने, एकदम सही बताया, लॉजिकली बताया। कि देखो 25 साल पहले ना इंटरनेट का इतना था नहीं, तो हमको अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है। होती बराबर ने वैक्सीन के आड़असर तो होती है बराबर ने, कोई भी वैक्सीन लो, जैसे आप कोई दवाई लो उसकी आड़असर हो सकती है, कोई इंजेक्शन लो आप इसकी आड़असर हो सकती है। बिल्कुल, जैसे अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे प्लेन का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद अब देखो कि लगातार न्यूज आ रही है कि अब ये प्लेन वापस जा रहा है, ये प्लेन में खामी हो रही है, इसमें ये दिक्कत है, तो अवेयरनेस उसके बाद बढ़ी है। अब जो अभी नॉर्मली होता ही होगा ये जो इंसिडेंस था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था बराबर, हम सबको उसके लिए दुख है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है सबने ट्रैवलिंग करना छोड़ दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट। वैसे सर आपने सर्जरी के फील्ड में तो एक नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट लिया है और गुजरात में सिम्स हॉस्पिटल का इतना बड़ा नाम किया है। अब रिसेंटली भी मैंने पढ़ा था कि एक फॉरेन की मेडिकल स्टूडेंट लड़की को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, यानी हम एक जिंदगी दे रहे हैं। तो डॉक्टर का काम पेशेंट के साथ और ऑपरेशन थिएटर में काम रहता है, लेकिन आपने बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी एड्रेस किए हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर की लाइफ में वो कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं हमेशा थोड़ा हंसते हंसते इसका जवाब देता हूँ बराबर ने, ये भगवान ने एक्चुअली क्या मेरा मुंह इतना अच्छा बनाया नहीं है कि मैं अच्छा दिखूं तो उसका सॉल्यूशन भगवान ने मेरी जीभ में रखा है बराबर, कि भाई मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ। और दूसरा ये हंसते हंसते, लेकिन जो प्रॉपर चीज है इट इज साइंस एंड ट्रूथ। आप जब सच बोलोगे, साइंस बोलोगे तो सबको अच्छा लगेगा, बराबर है, बहुत सिंपल है। सो बट अदरवाइज माई होल फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम द टीचिंग। मेरे ग्रैंडफादर ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज डॉक्टरेट जैसा समथिंग इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड गुजराती। वेरी गुड। 4 लैंग्वेज वो बोल सकते थे, पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। उन्होंने 1-2 बुक के ट्रांसलेशन भी किए, इंग्लिश में से गुजराती, गुजराती में से इंग्लिश और वो सब, एंड ही वॉज अ जीनियस एंड अगेंस माई फादर ये सब। सो वो थोड़ा सा जेनेटिक भी थोड़ा मिला है, बट अदरवाइज इट इज़ स्किल। काफ़ी चीज़ें डेवलप की है, काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ऐसे कभी मौके आते हैं या पेशेंट को समझाने का आता है, वो टाइम पे कॉन्फ्रेंस में बोलने का, तो इट इज़ ऑल अबाउट साइंस। साइंस को आप जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा आप सिखा पाओगे। राइट। तो सर आपकी पूरे दिन की स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो डॉक्टर धवल खुद को रिलैक्स रखने के लिए क्या रेमेडीज यूज करते हैं? टू बी वेरी फ्रैंकली आई हैव मिनिमम स्ट्रेस। अच्छा, अभी ये चीज शायद किसी को वो थोड़ा प्राउडी सेंटेंस लगे, लेकिन नॉर्मली मुझे स्ट्रेस कम होता है और उसका रीजन है मैनेजमेंट। वेरी गुड। प्रोफेशनल तो मैंने आपको बताया कि हम लोग टीम में काम करते हैं, वी शेयर एवरीथिंग। हम लोग पूरे 2 वीक से हम लोग काफ़ी इमरजेंसी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो सब कर रहे हैं बराबर ने, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टीम। एंड देन अदरवाइज मुझे इतना स्ट्रेस नहीं है जितना बराबर लोगों को छोटी छोटी बातों में हो जाता है। सो मुझे मालूम था कि आज ये शो में आना है, तो आई स्केड्यूल माई डे राइट, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई ये टाइम पे हमको फ्री रहना है और ये टाइम पे हमको जाना है, ये टाइम पे मैंने ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दिया कि तू आ जाना है, ये सब यू हैव टू प्लान।
राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। यू शुड हैव गुड सराउंडिंग। आपको जो फ्रेंड्स बोलते हैं उसकी डेफिनेशन एक्चुअली बहुत बड़ी है, लेकिन लाइफ में हमको सिर्फ सिंगल नंबर में ही फ्रेंड्स मिलते हैं जिसके साथ हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आपके आजू बाजू रहने जरूरी है। वातावरण, पॉजिटिविटी, राइट, बराबर। और जो मैंने बोला आपको, थोड़ी दिनचर्या सुबह की कि आप थोड़े प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़ा योगा वो सबसे करो, चलने का, तो काफ़ी चीज़ें करता हूँ। सो नॉर्मली मुझे स्ट्रेस कम होता है बिकॉज आई प्लान। राइट। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, अगर मुझे थकान लगती है तो मैं बीच में गाड़ी रख के, अगर मेरे साथ कोई भी बैठा हो तो, लेकिन मैं सो जाता हूँ। राइट। अगर मैं रात को ट्रैवलिंग करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी मज़ा नहीं आ रही है, तो जो भी नज़दीक की कोई होटल हाईवे की होती है उसमें मैं 6-7 घंटे सो जाता हूँ। बराबर। मेरे को ऐसा नहीं कि मैं सर्जन हूँ, इतना बड़ा हार्ट सर्जन हूँ, इसीलिए मुझे ये चाहिए, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। आई हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट, दो आई हैव एवरीथिंग। राइट। सो मुझे ऐसा बोलो कि भाई आपको ट्रेन में जरा बैठे बैठे जाना है, आपको सेकंड वो स्लीपर के डब्बे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। या ऐसी काफ़ी चीज़ें आपने एडप्ट की है कि जिसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन एक बार कम हो जाए तो भी लाइफ इजी हो जाए। राइट। यस। इजी और आसान, यानी समझो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की वजह से, आपकी डिमांड्स कम होने की वजह से सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। मैं एक्चुअली बाहर कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। अरे हाँ, बराबर। मेरे गाड़ी में कभी डॉक्टर मैंने आज तक लाइफ में मैंने लगाई नहीं है। एक बार लोगों को मालूम पड़े कि आप डॉक्टर हो, आप किसी को बोल दो बराबर कि आप डॉक्टर हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें, ये सब चीजें हो गए। पुलिस वाला आपको पकड़ता है बराबर, अगर मैं अपनी पहचान बताता रहूं मैं डॉक्टर हूँ ये वो बराबर, तो वो शायद डिफरेंट बिल्डिंग सम डिफरेंट बॉल गेम बराबर है वो। तो ये सब चीजों मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अच्छी बात। Yes. मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाता हूँ, थोड़ा इतना वो जमेले में बराबर। आई हैव अ ह्यूज सर्कल, बट देन आई मीट लॉट ऑफ पीपल, आई कीप टॉकिंग, ओके, एंड दो आई यूज फोन बराबर ने, लेकिन मेरे को इतना वो एडिक्शन नहीं है कि मैं रोज ही इतने मैसेज फॉरवर्ड करता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता हूँ, ऐसा मेरे को कुछ नहीं है। सो आई मेड माई लाइफ बिट सिंपल, नॉट कंप्लीट, नो वन कैन बी कंप्लीट, और उसके कारण मेरे को स्ट्रेस थोड़ा कम है। राइट। वैसे सर, आज की यंग जनरेशन में जो पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि 50 प्लस के बाद हार्ट डिसीजेस की एक यानी जो भी सिम्टम्स हैं वो दिखते थे, लेकिन आज 30-35 पे भी हार्ट डिसीज के सिम्टम दिखते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई ना। बच्चे है ना? एक कितने साल का? 18 साल की बेटी है। 18 साल की? तो वो जब 18 साल की तो बहुत बड़ी हो गई, चलो बराबर है। लेकिन ये सिंपल कंपैरिजन है। हाँ। कि पहले के जमाने में क्या होता था, ये कुछ होता नहीं था, मोबाइल टीवी ये सब कुछ भी नहीं था। तो एक ही स्केड्यूल था, स्कूल या कहीं आके बराबर ने सीधा वो बैग रख के नीचे खेलने जाने का बराबर ने। सो फिजिकली जो आप लोग सब हो बराबर ने, सुरानी साहब जो बोल रहे कि 75 साल में इतने फिटनेस है, वो 75 साल का ये 5 साल का, पिछले 5 साल की वो नहीं है। वो जो उनके पहले जो 25 साल कैसे गए थे उसकी ये बदल होते हैं अर्ली एज में। एग्जैक्टली। वो तालाब में वो जो उन्होंने जो टोनिंग मसल की जो मास ये सब चीजें एग्जैक्टली वो सब की वो बदल होते आज ही है। अभी आज की जनरेशन देखो बराबर ने, स्कूल से आए नहीं, रूम में अपने रूम में चले जाने का, बाहर नहीं निकलने का, मोबाइल पे बैठे रहने का, लड़के टॉयलेट में बैठे रहने का बराबर नहीं, ये वो एडिक्शन, स्ट्रेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज किलिंग इंडियंस, लाइक यंग जनरेशन। वी ऑल आर इंटेलिजेंट, वी ऑल पावर पैक्ड, बट जितनी प्रोग्रेस हम लोग बाहर देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री चालू, ये शोरूम, ये आईटी कंपनी, ये सोलर प्रोजेक्ट, ये हाईवे प्रोजेक्ट, इतना ये वो, उतना हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हार्ट डिसीज कितने बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी कितनी बढ़ रही है बराबर ने, लोगों के अंदर स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम कितने हो रहे हैं, ये सब चीजें तो हम देख ही नहीं रहे। सो पहले के जमाने के जो 15 साल का जो लड़का मस्त थीन एंड लीन एकदम मस्कुलर होता था, वो आज 15 साल का लड़का देखो ओबेस हो गया, पेट अभी से बाहर निकल आया है। और लास्ट मंथ मैंने 4 पेशेंट की 30 साल के अंदर सर्जरी, 30 साल के नीचे थे और बाईपास सर्जरी की। अभी सोचो बराबर नहीं, मैंने बाईपास सर्जरी की, मतलब वो जनरेशन के आजू बाजू वाले एंजियोप्लास्टी वाले कितने पेशेंट हो गए और रोग वाले कितने पेशेंट हो गए। सो दैट इज व्हाट इज गिविंग अ स्ट्रेस कि इंडियन पॉपुलेशन जो है, इंडियन जनरेशन है,
वो कौन सी दिशा में जा रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीजों में सुधारवादी एटीट्यूड लाओगे मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ, तो उसके रिजल्ट्स आपको 10 साल के बाद मिलेंगे। राइट। सो आज आपने मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो आज 2025 में, तो आपको हेल्थी जनरेशन 2035 में मिलेगी। राइट। उतना टाइम लगेगा। अगर आप 2030 में करोगे ये चीज तो 2040 में देखोगे। राइट। अभी ये चीज समझना लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डॉक्टर तो जानते हैं काफी करते भी है एक्टिविटीज, लेकिन इन जनरल ये सबकी अवेयरनेस जब तक लोगों के दिमाग में नहीं आए बराबर, तब तक ये समाज का कुछ नहीं हो सकता है। ये वर्ड्स थोड़े से बिल्कुल हार्श है, किसी को शायद बुरा भी लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन है तो है। बराबर, मैं अगर किसी को ऑप्शन दूं कि सुबह 7 बजे हम लोग को चलने जाना है और सुबह 7 बजे हमको सुबह वो सुरती लोचा खाने जाना है तो मोस्टली लोग वो लोचा वाला ऑप्शन करेंगे। सो साइकोलॉजी की जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे तब तक ये समाज और सो आई फील वेरी सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आप लोगों के माध्यम से आई थिंक ये मैसेज भी लोगों के द्वारा जाना चाहिए कि अभी से केयर करोगे। और ये जो आप देख रहे हो अभी जो आप सवाल पूछ रहे हो वो बिकॉज ऑफ नॉट फॉर टुडे, 10 साल से जो डैमेज हुआ है वो आप देख रहे हो। और वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स भी कहता है कि वर्ल्ड में जो हार्ट डिसीजेस है उसमें इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 हो गया, हार्ट फेलियर वीक हार्ट में नंबर 1 हो गया बराबर। सो ये सब चीजें थोड़ी वार्निंग है। और सी हम लोग कभी नहीं इच्छते कि हम बहुत सर्जरी करें बराबर ने कि बहुत, लेकिन पेशेंट कम ही नहीं हो रहे, कम ही नहीं हो रहे। राइट। तो एक बात आपने बताई कि इंडिया में और एक गुजरात में अभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का काम में नंबर 1 आपका इंस्टीट्यूट है, बाद में UN मेहता की आपने बात की। तो ऐसा का क्या खास है आपके इंस्टीट्यूट में, या किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हो कि आप इस लेवल पे हो? टीम सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, स्टाफ, मशीनरीज, एवरीथिंग, सब कुछ, इनिशिएटिव्स बराबर कि ये सब चीजें। और मैंने आपको बोला बराबर ने कि ये सब चीजें करने का मेन उद्देश्य वही है कि शायद फ्यूचर में हमको जरूरत पड़े। और ये सब चीजें बराबर ने जब आपके पास अच्छी लीडरशिप हो तब हो सकती है। राइट। बहुत बढ़िया। वैसे मैं बहुत इम्प्रेस था जब फर्स्ट टाइम पापा को एडमिट किया था 2014 में, और उस टाइम पे भी सिम्स वेल मैनेज्ड थी, और बिकॉज ऑफ द विजन जो आपने क्रिएट किया, टीम क्रिएट की, वो बहुत ही शानदार था। और मिलन चक सर है साथ में। He is one of the truly genius cardiology and human being I can say in India। बराबर ना, वो आज भी 14 घंटे काम करते हैं ये उम्र में। 14 घंटे सुबह हम लोगों से साथ आते हैं और हम लोगों के बाद वो हॉस्पिटल से निकलते हैं। सो ही इज कमांडेबल। मैं आई सैल्यूट बराबर ने टू हिम कि द वे, और मैक्सिमम टाइम देते हैं पेशेंट को। पेशेंट कभी उनकी चैम्बर में से निकलते हैं तो डिससेटिस्फाइड कभी नहीं होता। नहीं, मुझे पता है ना, मैं उसका पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत सारी बातें भी करते हैं। और उनको पता है मैं ऐसे प्रोग्राम भी देता हूँ और सेमिनार्स भी करता हूँ और मेरी बुक्स भी है। तो उन्होंने एक बुक भी पसंद की मेरी, और वो उस बल्क में परचेज करके वो जो पेशेंट जब डिस्चार्ज होते सिम्स में तो सब साथ में देने के लिए अच्छे, बहुत अच्छा है। वो बुक पढ़े, वो जरूरी है। वैसे एक साइड बात ऐसी थी सर कि जब पेशेंट ओटी के अंदर जाने के लिए आखिरी बार जब अपने रिश्तेदारों को देखता है ना, तो क्या कभी कोई पेशेंट की वाइफ ने आके ऐसा पूछा है कि सर हार्ट की सर्जरी कर रहे हो, जरा देख लेना अंदर कोई दूसरी वाली का नाम तो नहीं है? ऐसा कोई राज छुपा है क्या? ये सब चीजें एक्चुअली पेशेंट की हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी बात है। बिकॉज बेसिकली इट क्रिएट्स ह्यूमर। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक सर्जरी की बराबर ने, भावनगर का एक बहुत बढ़िया आदमी,
और बहुत जिंदा दिल बराबर ने उसने मेरे को बोला था कि साहब जरा देखना कितनी मेरी गर्लफ्रेंड अंदर बाकी बैठी हुई है अंदर। और उसने ऑपरेशन के बाद रिकवर हुई बराबर ने। ही इज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ डॉटर, बहुत ओपन नेचर बराबर ने। उसकी 2 गर्लफ्रेंड एक्चुअली पूरा नॉट गर्लफ्रेंड बोले उसकी गर्लफ्रेंड, वो 2 मिलने भी आई उसको हॉस्पिटल में, भाई कैसा है तू, 50 साल के। सो सी तो हम लोग सब सोचते थे कि यार ये आदमी को रोग कैसे हुआ बराबर, कि इतना आदमी हंसमुखा है, जॉली है बराबर, उसका नेचर ऐसा है। तो उनकी जो कलीग थे बराबर उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बोला कि रोग होने के काफी कारण होते हैं, ये इतने हंसमुखे हैं इसलिए रोग लेट हुआ, अगर नहीं होते तो शायद जल्दी हो जाता बराबर। सो वो लोग भी थोड़े हंसने लगे, और लेकिन दैट इज अ फैक्ट। और काफी ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बार मुझे काफी 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। सो एक पेशेंट आया था उनके साथ काउंसलिंग में, उसकी लड़की और साथ में उसका एक लड़का, उसकी लड़की की उम्र का ही बराबर ने, दोनों फ्रेंड्स थे। और वो उनकी जब सर्जरी करनी की थी बराबर ने, तभी मुझे थोड़ा बाद में मालूम पड़ा कि भाई वो दोनों दे हैव स्टडी एंड दे जस्ट वांट टू गेट मैरी, लेकिन वो लड़की के पापा जो पेशेंट है उनको मालूम नहीं था। अभी वो मालूम नहीं था, वो मुझे मालूम नहीं था। जब एनेस्थेसिया दे रहे थे बराबर, एनेस्थेसिया थोड़ा दिए तो बोला साहब बराबर आप अभी चिंता मत करो, अभी तो लड़की भी सेटल हो गई, ऐसे मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो एनेस्थेसिया में उसको याद रह गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद आईसीयू के अंदर जब आंख खोली, उन्होंने वेंटिलेटर निकाला, तो सबसे पहले सवाल मुझको उन्होंने यही पूछा कि साहब आप कुछ बोल रहे थे मेरी लड़की के बारे में। मैंने कुछ नहीं, ना आप बोल रहे थे कुछ, मेरी लड़की सेटल हो गई ऐसा कुछ उसको। सो दैट्स आई थिंक मिराकल बराबर ने। काफी टाइम वो एनेस्थेसिया दिमाग कुछ याद रखता है। इनफैक्ट उसी दिन उनकी बर्थडे थी, उनकी शाम को हम लोगों ने केक भी काटी। उनकी लड़की की वही लड़के के साथ शादी भी हुई, दे बोथ आर हैप्पी, अभी भी मिलने आते, पेशेंट इज आल्सो फाइन एंड सो हैप्पी एंडिंग। वेरी गुड। तो आपने ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं। एक पेशेंट मेरा एक ऐसा था कि जिसको मैं डिस्चार्ज कर रहा था, तो वो मेरे को गले लग के वो रोने लग गए कि मेरे को आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। लोग खुश होते हैं कि भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे जाना ही नहीं, आपको मेरे साथ, आपको यहीं से आपके साथ ही रहना है। सो ये सब इंसिडेंट्स एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है बराबर, और याद भी रखते हैं सब लोग, एंड दैट बूस्ट यू एक्चुअली टू डू अ गुड प्रैक्टिस। तो ऐसा ही कुछ सवाल मैं पूछने वाला था, आपने ऑलरेडी आंसर्स दे दिए, फिर भी एक और पूछूंगा कि वो कौन सा ऑपरेशन आपके दिमाग में है अभी तक आपकी लाइफ के अंदर जो आज तक आपको प्राउड फील कराता है, और भी कुछ ऐसा? मेरा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, मेरी पहली हार्ट सर्जरी अभी। हाँ, सो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती, काफ़ी सर्जरी, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट में तो ऐसा था कि जिसका हार्ट पेशेंट सूरत का था और वो अहमदाबाद में एडमिट था, उसको हार्ट सूरत से मिला। तो उसके ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत हुई थी। उसको 1 महीना ऑपरेशन के पहले हॉस्पिटल में रखा था, वो लाइफ सेविंग मेडिसिन इंजेक्शंस पे था। उसका हार्ट जस्ट 10% काम कर रहा था, वो मन नहीं वाला, कभी भी हार्ट बंद। और फॉर्चुनेटली ये कॉल आई, वो कॉल के अंदर हमको बहुत दिक्कत आई, थोड़ी फ्लाइट की दिक्कत है, कुछ फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ हीरोइन बैठी थी तो उसने कुछ कंप्लेन की तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बराबर ने होके हार्ट ट्रांसप्लांट उसका हुआ। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो हार्ट चालू नहीं हुआ, ऐसा कभी हमारी मेडिकल टर्म में होता है, उसको प्राइमरी ऑर्गन डिसफंक्शन बोलते हैं। तो उसके अंदर हमको 5 दिन के लिए आर्टिफिशियल हार्ट लगाना पड़ा। यस। और सो एक समय ऐसा था कि ओटी के अंदर 3 हार्ट, उसका पुराना हार्ट, नया हार्ट और वो आर्टिफिशियल हार्ट भी। और 5 दिन वो आर्टिफिशियल हार्ट, और धीरे धीरे इसके बाद वो जो नया ट्रांसप्लांट किया वो हार्ट ने अपनी गति नॉर्मल कर दी। और ये बात को आज ऑलमोस्ट 9 साल होने का है। वो आज शायद हम 4 लोग बैठे हैं, उससे भी शायद उसकी हार्ट की फंक्शन अभी अच्छी है बराबर। वो दुबई में जॉब कर रहा है, एकदम हेल्दी लाइफ जी रहा है। ही इज राइट नाउ द लॉन्गेस्ट लिविंग हार्ट ट्रांसप्लांटेड पेशेंट बीन डन इन गुजरात। सो काफ़ी चीज़ें होती है बराबर ने। ये मेरे को अकेले को प्राउड लेने की पूरी टीम प्राउड लेती है ये सब के लिए। और ये सब का पर्पस अल्टीमेटली तो एक ही है कि जितना ऑर्गन डोनेशन करेंगे, पेशेंट तो बहुत है हमारे पास हार्ट फेलियर को जो वेट कर रहे हैं ऑर्गन के लिए, उतने ऐसी इंटरेस्टिंग शायद कहानियां बढ़ती जाएगी।
या दूसरा एक पेशेंट एक हमारी हेतल अच्छी बिजनेसमैन है, वो उसका हार्ट थोड़ा वीक था, तो उसको नेपाल का हार्ट मिला। नेपाल से एक आदमी आया था, उसको ब्रेन इंजरी, तो उसको मैंने बोला अभी तो तू एकदम बराबर सॉलिड हो गई होगी, तेरे को ये चढ़ने बढ़ने में। और सही में उसने जो हमारा 3,000 मीटर या जो वो हमारा गुलमर्ग का वो क्लाइम करके आई वो हेतल लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर हमारी एक मैराथन उसमें वो 5 किलोमीटर चली भी वो ट्रांसप्लांट के साथ। सो बराबर उसका वो नेपाली हार्ट लग गया था, अभी वो धमाल कर रही है वो। तो जिस तरीके से आप अभी बातचीत करते हैं, जिस तरीके से आपने शेयर किया सब कुछ, और आपने जो बातें बताई कि मैं एक नॉर्मल लोगों की तरह मैं जर्नी भी करता हूँ, तो जो डाउन टू अर्थ आप रहते हैं, तो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि आपकी जो बचपन में आपकी ज़िंदगी कहाँ से कैसे शुरू हुई थी, पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, और यहाँ एक्चुअली मैं तो गलती से डॉक्टर बना हूँ। गलती से तो हम लोग खेडूत परिवार में से आते हैं, साउथ गुजरात बहुत सुंदर गांव धनोरी गणदेवी तालुका में बरावन, वहाँ के हम लोग अनावली ब्राह्मण हैं पूरी हमारी वो। सो मेरे तो दिमाग में ऐसा था ही डॉक्टर बनना है, कि वो खेडूत बेडूत बनेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, थोड़ी खेती करेंगे, ये सब ऐसा। इट वाज वेरी सर्टेनली वेरी प्री मैच्योर थॉट्स। लेकिन 12th में परसेंटेज ज़्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला आया, तब जो धक्का मारा वो घर वालों ने कि भाई अभी मेडिकल में सो आई जस्टिफाइड, दैट इज व्हाट आई आल्सो कन्वे, कि आपको जो काम पसंद है वही करो आप। हम लोग काफ़ी टाइम हमारे बच्चों में, आजू बाजू हमारे जो कलीग्स होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग फोर्स करते रहते कि तू ऐसा ही काम कर, ऐसा ही काम कर, ऐसे। लेकिन अगर वो उसकी फितरत में ही नहीं होगा तो वो काम अच्छी तरह से कभी कर ही नहीं पाएगा। सो डॉक्टर बनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही था कि सर्जन बनना है मुझे, तो मैं सर्जन ही बना। यूनिवर्सिटी में मेरा 5th रैंक था, तो भी मैंने सर्जरी में लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं मेडिसिन में ब्रांच में जाता तो शायद मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। सो सर्जरी में गोल्ड मेडल हुआ, उसके बाद कार्डियक सर्जरी। सो आई जस्टिफाइड सर्जरी, सो आई एम हैप्पी। लेकिन अभी भी मेरे आई हैव एवरीथिंग। मेरा गांव का घर भी है वो चालू, मेरे गांव के जमीन ये वो, गांव में अभी लास्ट वीक में गांव 2 दिन जाके आया, रह के आया शांति से। किसी को बोलना नहीं का नहीं डॉक्टर हूँ ऐसा, घूमते रहने का ऐसा, और एंजॉयिंग लाइफ। बराबर, शायद मेरा रिटायरमेंट शायद वहीं पे हो। राइट। तो साउथ गुजरात तो है भी बहुत ही ग्रीनरी वाला और बहुत ही शानदार है। आओ आप लोग। मैं अभी वहाँ गया था, मेरा दोस्त है वो, जो वही MBBS डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एग्रीकल्चर में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। एग्जैक्टली। सो दैट इज एक यशन वाशी भी है, और दूसरा वो गिरीश दादा नायक, वो भी वो गणदेवी वाले। हाँ, सो दैट इज नेचर। नेचर के पास ज्यादा रहना हो तो यानी ओवरऑल आज की जो अभी आपकी बातचीत थी बहुत ही इंस्पायरिंग रही और आई ओपनिंग रही। बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए जहाँ पे हार्ट डिसीज न सिर्फ हार्ट की वजह से होते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल और बाकी बहुत सारी वजह से भी ये हो सकते हैं। वो एक आपने अवेयरनेस क्रिएट की। बहुत अच्छे से आपने बताया कि भाई अगर आप अपना खुद का एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, है ना, दिमाग की जो सुन के आलस में चले जाना है, उससे अच्छा है कि दिमाग को डिसिप्लिन में लाके आपको सिस्टमेटिकली लाइफ जीना। तो आपको एक हेल्दी लाइफ आगे दे सकता है, और वो सब ग्रेजुअली कर सकते हो। राइट। एकदम इंटेंसली फ्रॉम फर्स्ट डे यू कांट डू दैट। राइट, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि आज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातचीत आपने करी वो सभी हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप यहाँ पर इतना समय लेके आए, आज का वर्किंग डे है, वर्किंग डे में आपने दिन में समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। इट इज माय प्लेजर। और सुरानी साहब बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है हमारी सोसाइटी में, शायद वो मेरे से ज़्यादा लोगों को हील करते हैं। और उन्होंने जब बातें की थी बराबर ने, तो मैंने इधर उधर कुछ भी सोचे बगैर उनको सिर्फ हाई बोल दी थी बराबर ने। इट इज माय प्लेजर टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, यू। थैंक यू। प्लेजर सर, थैंक यू सो मच आज हमारे इनर वाइब्स के इस पॉडकास्ट में आने के लिए और बहुत सारी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें को शेयर करने के लिए। और मैं व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको और भी कोई सवाल है, डॉक्टर धवल नाइक सर जो कि सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हार्ट सर्जन हैं, यानी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आपके कोई भी कमेंट्स हैं, अगर क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा।
आज का ये एपिसोड आप सबने बहुत अच्छे से देखा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगले बढ़िया शानदार व्यक्ति के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में। टिल देन, डिस्कवर यू विद इन यू।